8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सिर्फ हमें ही नहीं, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अनेकों जंतु अपना भोजन किसी अन्य जंतुओं से या पादपों से प्राप्त करते हैं। सभी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। हमने जाना था कि मनुष्य या अन्य जीव अपने भोजन के लिए या तो दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं या वो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वह दूसरे जंतुओं से मांस प्राप्त करते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वह पेड़ पौधों से अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब बात यह आती है कि हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि भोजन हम दो प्रकार से लेते हैं, या तो मांसाहारी या शाकाहारी। मांसाहारी भोजन अन्य जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं और शाकाहारी भोजन हम पेड़ पौधों से लेते हैं। परंतु यहाँ पे फिर से बात आती है कि जो जंतु जिनको हम मांसाहारी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, क्या वे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं? तो वहाँ भी उनको भी कहीं ना कहीं दूसरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं सभी को पौधों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब इतना भोजन कहाँ से आएगा? उन सब के लिए भोजन कैसे बनेगा? आज इस अध्याय में, जो कि आपकी 8वीं की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, कैसे उनके लिए हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं और इन पेड़ पौधों को उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, किस प्रकार के औजारों की हमें आवश्यकता रहेगी और उन सब के लिए हमें और क्या क्या प्रबंध करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस अध्याय की। जैसा हमें ज्ञात है कि जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जीवों की बहुत बड़ी संख्या है और अगर हम मनुष्य की बात करें तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। इन सब के लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर भोजन के उत्पादन की आवश्यकता होगी। अब उसके लिए भोजन का उत्पादन, उसका उचित प्रबंध और लगातार भोजन सभी जीवों को मिलता रहे, कुछ विशेष प्रकार की पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। देखिए, अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था। वह भोजन तथा आवास के लिए इधर उधर घूमता था। समय के साथ उसने शिकार करना सीखा और उस शिकार से अपना भोजन बनाया। उसके बाद कुछ समय बाद उसने कृषि करना सीखा, यानी कि फसलें उगाना सीखा, जिसकी सहायता से वह अपने भोजन का उत्पादन करने लगा। उसने विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि उगाने शुरू किए, जिसकी सहायता से वह अपना भोजन बनाने लगा। यहीं से कृषि का आरंभ हुआ। आज के दिन कृषि बहुत उन्नत हो चुकी है, उस समय से बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फसल। फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधों को एक साथ उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे आपने खेतों में देखा होगा कि गेहूं उगाए जाते हैं, कहीं पे चावल उगाए जाते हैं, कहीं पे बाजरा उगाया जाता है, कहीं पे ज्वार उगाई जाती है, कहीं पे मक्का उगाई जाती है। तो वहाँ पे क्या है
गेहूं के बहुत सारे पौधे एक साथ उगाए गए। आप इसी तरीके से मक्का देखते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे पौधे एक साथ उगाए गए। तो जब भी इस तरह से बहुत सारे पौधों को एक साथ एक जगह पे उगाया जाए तो उसे फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि। और इसके अलावा अलग अलग मौसम में भी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि हम फसलों का वर्गीकरण मौसम आधारित या उनको किस प्रकार की फसलें हमने उगाई उसके अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा रेतीले क्षेत्रों में या रेगिस्तान में अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस पर भी हम फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए मौसम आधारित फसलों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में इतनी विविधता होते हुए भी फसलों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें सामान्यतया वर्षा ऋतु के अंदर उगाई जाती हैं, जो जून से लगभग सितंबर तक तैयार होती हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि, ये सभी फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं और इन सब फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। इनके अलावा कई जगहों पर दाल, सब्जियां आदि ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आपका प्रश्न हो सकता है कि इसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? तो देखिए, धान को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है और इतना पानी वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध हो पाता है। तो इस वजह से धान की फसल को सामान्यतया वर्षा ऋतु के अंदर ही उगाया जाता है ताकि उसके लिए पानी उपलब्ध हो सके। किसी भी फसल को उगाने के लिए किसान को अनेकों क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। जैसे सब्जियों के लिए उसे अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। सजावटी पौधों को आपने देखा होगा, माली को उनको बार बार अलग अलग जगहों पे काटना पड़ता है या विशेष ऋतुओं में उगाने के लिए उसकी खुदाई करनी पड़ती है या समय समय पर पानी देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों को उगाने के लिए निश्चित समय पर पानी, उनकी खुदाई, उनको खाद देना आदि कार्य करने पड़ते हैं। इन्हीं को हम कृषि पद्धति कहते हैं। आइए जानते हैं कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। किसी भी फसल का आरंभ मिट्टी की तैयारी से होता है। सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होती है, उसके बाद बुआई, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। ये कुछ कृषि पद्धतियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी तैयार करना से लेकर के हम भंडारण तक, भंडारण जहाँ पे हम फसल को इकट्ठा करेंगे, तो ये पद्धतियां बनती हैं। ये हैं हमारी विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां। इसमें सबसे पहली कृषि पद्धति है मिट्टी तैयार करना। आइए मिट्टी तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है इसको समझते हैं। फसल को उगाने में मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों, केंचुओं आदि की वृद्धि के लिए बहुत सहायक है। वह उसके अंदर आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, वे आसानी से शोषण कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वो मिट्टी को उलट पुलट कर उसे और पोला बनाते हैं
और मिट्टी पोली होगी तो हमने जाना कि वहाँ पे जो जड़ें होंगी पौधों की वो और ज़्यादा अंदर तक या गहराई तक उसमें जा सकेंगी और ज़्यादा पोषक तत्वों को मिट्टी से ले सकेंगी, क्योंकि जड़ जितनी लंबी होंगी या जितनी फैली हुई होंगी वो उतने ही ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी। अब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के अंदर अनेकों सूक्ष्म जीव, मृत अथवा जीवित, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके अवशेष जो मिट्टी में दब जाते हैं आदि होते हैं, और ये सब पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब ये पोषक तत्व किस प्रकार प्रदान करते हैं? मृत पौधे अथवा जीव मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अन्य पदार्थ बनते हैं जो कि पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रश्न हो सकता है कि हमें पोली मिट्टी की क्या आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, पौधे की जड़ों की वृद्धि या यूं कहें पौधे की जड़ें मिट्टी की परत के ऊपरी हिस्से में कुछ सेंटीमीटर तक ही होती हैं। इस वजह से वहाँ पे अवशोषित कर सके, जड़ें ज़्यादा फैल सकें, तो जितनी ज़्यादा मिट्टी पोली होगी उसके अंदर उतने ही ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे, और सूक्ष्म जीव होंगे तो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे पोषक तत्वों का निर्माण होगा, और इस प्रकार से वहाँ पे पौधे पोषक तत्वों को मिट्टी से आसानी से अवशोषित कर सकेंगे, आसानी से सोख सकेंगे और पौधे वृद्धि कर सकेंगे। इसलिए पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पोला होना बहुत आवश्यक है। तो मिट्टी को पोला करने के लिए इसको बार बार उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो मिट्टी को जुताई द्वारा पोला किया जा सकता है। इसे हम हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने हो सकते हैं। आजकल लोहे के अथवा कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल इस तरह के कार्य के लिए किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे पौधे माली आपके बगीचे में जब काम करते हैं तो वह खुरपी आदि का उपयोग इस तरह से मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं। अब यदि मिट्टी सूखी हुई हो तो उसको पानी देने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा जब आप जुताई कर रहे हों हल से, तो उस दौरान मिट्टी के बड़े बड़े ठेले भी बन सकते हैं, तो उन्हें तोड़ना भी आवश्यक होता है। तो उन बड़े बड़े ठेलों को तोड़ने के लिए हम पाटल का इस्तेमाल करते हैं। वह बड़े बड़े ठेलों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देता है, जिससे मिट्टी पोली होती है। इसके अलावा मिट्टी का समतल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी समतल नहीं होगी तो पौधों की सिंचाई ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी को समतल करने के लिए भी हम पाटल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य विधियों द्वारा भी उसे समतल करते हैं। कई बार मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा सही नहीं होती, तो कभी कभी जुताई के दौरान मिट्टी के अंदर खाद भी डालनी पड़ सकती है, जिससे वह खाद मिट्टी के अंदर भली भांति मिल जाए और इसके बाद सिंचाई भी करनी पड़ सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन सब कार्यों को करने के लिए हमें किस प्रकार के औजारों की आवश्यकता पड़ती है और वह औजार कैसे बनते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह हल का चित्र है। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बैलों की एक जोड़ी है। इसे लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। यहाँ पे यह देख सकते हैं
यह फाल है। जो आपको यहाँ पे यह पत्ती दिखाई दे रही है, यह तिकोनी पत्ती होती है लोहे की, जिसे फाल कहते हैं। यहाँ पे हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक लंबी लकड़ी है जो इस जगह पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह लंबी लकड़ी जो यहाँ पे इस प्रकार से है और यहाँ पे ये, जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैंडल है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है। ये जोत है, इसको जोत कहते हैं। आपको हरियाणवी क्षेत्र में या हरियाणा के क्षेत्र में सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आपने अपने बुजुर्गों या अपने परिवारजनों से या किसानों से सुना होगा, वह जोत को जुआ भी बोलते हैं। तो ये कई क्षेत्रीय भाषाओं में इसे जुआ या जोत कहा जाता है। इस जोत को सामान्यतया जो बैल या जिस भी पशु का हम इस्तेमाल करते हैं उसके कंधों के ऊपर रखा जाता है। आप देख सकते हैं जोत को कंधे के ऊपर रखा गया है। तो हल शाफ्ट को, जो यह हल शाफ्ट थी, इसका एक हिस्सा तो हल से लगा हुआ होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो जोत या जुए के साथ बंधा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ी बैल है और एक आदमी है, वह इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़े के हल की जगह ले रहे हैं। मिट्टी की तैयारी के लिए हम एक और औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कुदाली कहते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा, यह जो सिरा है वह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह इसका हैंडल है और इसको पकड़ कहते हैं। यहाँ से किसान इसको अपने हाथों से पकड़ता है और यह जो जोत या जिसको मैंने बताया था जुआ कहते हैं सामान्य भाषा में, इसको जो पशु है उसके कंधे के ऊपर रखा जाता है। तो पशु यहाँ से इसको खींचता है और किसान इसको यहाँ से पकड़ता है और जो यह ब्लेड है यह मिट्टी को पोला करने या खरपतवार को निकालने में काम आता है। यह आधुनिक औजार है जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। यह कल्टीवेटर है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों से हम अपनी फसल के लिए मिट्टी तैयार करते हैं ताकि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो। जो यहाँ पे ध्यान देने की बात थी, जो मुख्य बात थी, वो ये कि आपको किसी भी तरीके से फसल उगाने से पहले उस मिट्टी को पोला करना होता है, जिसके बाद उसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में हो सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित मृत पौधों अथवा जीवों को अपघटित करके वहाँ पे पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह फसल उत्पादन का पहला चरण है। इसके बाद आने वाले सभी चरणों को हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अपने चारों तरफ तब तक आप ऐसे युक्तियों का या ऐसे तरीकों का, औजारों का नाम पता करने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करने की कोशिश कीजिए, जिनसे मिट्टी को पोला बनाया जा सकता है। आपके बगीचे में माली मिट्टी को पोला बनाने के लिए किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता है, यह भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।